नमस्कार, गुड इवनिंग। मनी गुरु लेकर मैं आपके सामने हाजिर हूं। आज चर्चा लोन्स और टैक्स दोनों पर होगी। हमारे साथ बलवंत जैन है, अपना पैसा.com के CFO। बलवंत साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद। तो चलिए, काफी सारे सवाल टैक्स से जुड़े हुए आए हैं, इसलिए उसको ध्यान में रखते हुए लोन्स के सवालों पर हम चर्चा करेंगे ही, लेकिन साथ ही टैक्स से जुड़े भी कुछ ईमेल्स हैं जिन्हें हमने शामिल किया है। शुरुआत करेंगे सीधे पहली ईमेल से। अश्विनी कुमार पांडे जी ने सवाल भेजा है। ये लिखते हैं कि इनका एक फ्लैट है जो इन्होंने 2009 में रजिस्टर किया था। हो सकता है खरीद पहले की रही हो, पर रजिस्ट्री ऑनवर्ड से जानना चाह रहे हैं। फ्लैट की 90% कीमत ये चुका चुके हैं। अब यहाँ पर इशू ये है कि ये इस प्रॉपर्टी को बेचना चाह रहे हैं। ये आपसे जानना चाहते हैं बलवंत साहब कि अगर कंस्ट्रक्शन पूरा होने से पहले ही ये प्रॉपर्टी बेचेंगे, ऐसे में किस तरह से टैक्स देनदारी बनेगी, ओवरऑल किस तरह से, क्या इंडेक्सेशन का फायदा जो प्रॉपर्टी पर मिलता है बिक्री पर वो यहाँ पर एप्लीकेबल होगा या नहीं, ओवरऑल आप इसको सरल भाषा में कैसे समझाएंगे? देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो अश्विनी जी ने जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी बुक की है, तो जो राइट है उनका, राइट टू गेट अ प्रॉपर्टी है, वो भी कैपिटल एसेट है। कोई भी कैपिटल एसेट आप बेचोगे तो आपको कैपिटल गेन टैक्स देना पड़ता है। अब क्योंकि ये उनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, क्योंकि 3 साल से ज्यादा समय हो गया, उसके बाद में ये बेच रहे हैं, पोजेशन के पहले बेच रहे हैं, तो ये जो उनका राइट टू एक्वायर प्रॉपर्टी है वो बेच रहे हैं, और लॉन्ग टर्म में तो उसको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 20% और उसके ऊपर 3% सरचार्ज लगता है। अगर ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स नहीं भरना चाहते हैं तो उनके पास में 2 विकल्प है। पहले विकल्प के तौर पर ये दूसरा घर खरीद सकते हैं। अगर 1 साल पहले, मतलब ये जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है उसको बेचने के एक साल के पहले भी कोई खरीदा हो, या 2 साल के बाद में बेचने के बाद में, या 3 साल के भीतर वो कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, और जो कैपिटल गेन है इंडेक्स करने के बाद में, जो ये इनका जो कॉस्ट है उसको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे उनको सिर्फ कैपिटल गेन ही इन्वेस्ट करना है। और दूसरा ऑप्शन है, अगर ये प्रॉपर्टी में रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहते हैं तो जो REC के और NHAI के, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन और नेशनल हाईवे अथॉरिटी के जो कैपिटल गेन्स बॉन्ड्स है वो खरीद सकते हैं, पर वो बॉन्ड है वो उनको 6 महीने के भीतर ही खरीदनी पड़ेगी। बलवंत साहब, एक और अहम चीज यहाँ पर वो भी हम जानना चाहेंगे। जैसा इन्होंने कहा कि रजिस्ट्री 2009 में हुई, यानी कि जब हम कैपिटल गेन्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो रजिस्ट्री की डेट से ये कैलकुलेट किया जाता है या फिर जब आपकी बुकिंग होती है? देखिए ऐसा है कि जो रजिस्ट्रेशन है दैट डेट्स बैक टू द ओरिजिनल एग्रीमेंट। तो जिस दिन आपने ओरिजिनल एग्रीमेंट बिल्डर के साथ में किया है वो डेट से आपको ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के लिए गिना जाएगा। और इंडेक्सेशन के लिए जो है वो जैसे जैसे आपने पेमेंट किया है उस डेट से आपको इंडेक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो चलिए, यहाँ पर उम्मीद है अश्विनी इस वक्त आप प्रोग्राम देख रहे हैं, क्योंकि आपने अपना नंबर अपनी मेल में नहीं दिया था इसलिए हमारी टीम आपसे संपर्क नहीं कर पाई। अब कुछ और दर्शक हैं, उनके भी सवाल हम लेंगे और कुछ ईमेल्स भी हैं जिन्हें हम शामिल कर रहे हैं। अगला सवाल धर्मवीर सिंह जी का है और उनसे हम संपर्क करने की कोशिश करते हैं। जैसा इन्होंने बताया है, NRI स्टेटस है इनका, और ये जिस घर में रहते हैं वहां पर इनकी मदर इन लॉ भी साथ में रहती हैं, वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। यहाँ पर बात कर रहे हैं ये HRA की। ये जानना चाहते हैं कि अगर रेंट एग्रीमेंट इनके नाम से बनता है तो क्या इनकी मदर इन लॉ उस पर्टिकुलर घर पर HRA ले पाएंगे नहीं? इस वक्त शायद फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं धर्मवीर हमारे साथ, उनसे जल्द हम संपर्क करेंगे। बलवंत साहब, लेकिन जैसे इन्होंने अपनी मेल में मेंशन किया, रेंट एग्रीमेंट शायद बना नहीं है अभी, या बनने का अभी प्रोसेस चल रहा है। इन्होंने घर जिस बारे में, जिस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, उस केस में HRA की छूट कैसे इनको मिलेगी? बलवंत साहब, देखिए पल्लवी, ऐसा है कि HRA की छूट आपको तभी मिल सकती है जब आप खुद रेंट पेमेंट कर रहे हैं। अगर जैसे इनकी मदर इन लॉ है गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, और अगर उनको गवर्नमेंट की तरफ से HRA मिलता है तो उनको अगर HRA का एग्जम्पशन लेना है तो रेंट का पेमेंट वो उनकी तरफ से होना चाहिए। और रेंट का पेमेंट ये तभी कर सकती है जब इनके नाम से खुद का एग्रीमेंट हो। तो ये जो रेंटल एग्रीमेंट है ये उनकी मदर इन लॉ के नाम से ही बनाना पड़ेगा। अगर ये अपने नाम से अगर रेंटल एग्रीमेंट बनाते हैं तो जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है जहां ये काम करती है वो उनको HRA का एग्जम्पशन नहीं देगा। चलिए, धर्मवीर जी इस वक्त फोन लाइन पर भी जुड़ गए हैं। नमस्कार धर्मवीर जी, गुड इवनिंग। बहुत समय पहले आपका सवाल आया था, उसके लिए माफी चाहेंगे, काफी देर से हमने सवाल शामिल किया है। लेकिन जिस प्रॉपर्टी की आप बात कर रहे हैं जहां किराए पर रह रहे हैं, रेंट एग्रीमेंट बन गया है या फिर बनने वाला है? नहीं मैम, मैं ऑलरेडी रेंट एग्रीमेंट बन गया है, मई से मैं उसमें किराए में रह रहा हूँ जी। और बेसिकली मैं नेवी से पेंशन ले रहा हूँ और उसमें मेरा टैक्स गया है लास्ट फाइनेंशियल ईयर में। राइट। और
और मैं बेसिकली अभी नेवी से रिटायर लेने के बाद में मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहा हूँ, और मेरी जो मर्चेंट नेवी की सैलरी है वो NRE अकाउंट में आती है। ऑलराइट, ठीक है, जो टैक्स फ्री है बेसिकली। सो अभी मुझे डाउट ये था कि मैं अभी रिटर्न फाइल करूंगा तो मुझे क्या क्या उसमें एक्सप्लेन करना है, बिकॉज मेरी जो मर्चेंट नेवी वाली सैलरी है वो टैक्स फ्री है, तो इंक्लूड करनी है क्या नहीं। ठीक है, चलिए इनकम टैक्स रिटर्न खैर इस बार की जो तारीख है वो तो निकल चुकी है, लेकिन आगे के लिए डेफिनेटली आपको एक्सपर्ट बताएंगे। बलवंत साहब, इन्होंने जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन अभी बताई है उसको आप किस तरह से समझाएंगे? क्या कुछ इसमें आप ऐड करना चाहेंगे जो राय आपने अभी दी है? देखिए धर्मवीर जी, ऐसा है कि आप जो बोल रहे हैं कि आपको जो मर्चेंट नेवी से जो सैलरी मिलती है वो एग्जम्प्ट है, मुझे नहीं लगता कि वो आपकी जो इनकम है वो एग्जम्प्ट होगी। आपकी जो इनकम की सैलरी की जो टैक्सेबिलिटी है वो निर्भर करती है आपकी रेसिडेंशियल स्टेटस पे। अगर आपको 182 दिन है, उससे ज्यादा अगर इंडिया में रहे हो तो आप रेसिडेंट है, और आपकी फिर ग्लोबल इनकम, पूरे वर्ल्ड की जो इनकम है वो टैक्सेबल होती है। पूरी डिटेल्स मेरे पास नहीं है तो मैं आपको अभी तुरंत नहीं बता सकता, पर आप रिटर्न भरने के पहले कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट है उनसे राय जरूर ले लीजिएगा ये इनकम बताने के पहले। और अगर आपकी इनकम एग्जम्प्ट है तो भी इनकम टैक्स का जो फॉर्म, ITR फॉर्म है, जो भी फॉर्म भरे आप 2, 3, 4, तो उस फॉर्म में भी आपको जो एग्जम्प्ट इनकम है वो जरूर बतानी चाहिए और बतानी पड़ेगी। चलिए ठीक है, कुछ और सवालों को भी हम शामिल करेंगे, लेकिन फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आपको बता रहे हैं किस तरह से आपको शो में जुड़ना है। अगर आपको हमारे एक्सपर्ट से कोई भी टैक्स से जुड़ा हुआ सवाल पूछना है तो आप टैक्स लिखकर भेज सकते हैं अपने नाम के साथ 57575 पर। साथ ही ईमेल आईडी भी नोट करें, moniguru@zmedia.com। याद रहे कि मेल से अगर सवाल आप भेज रहे हैं तो फोन नंबर उसमें जरूर मेंशन करें। हमारी टीम आपसे जल्द संपर्क करेगी और अगले हफ्ते के शो में आपका सवाल लेगी। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं मनी गुरु। आज चर्चा लोन और टैक्स दोनों पर हो रही है और बलवंत जैन हमारे साथ है, अपना पैसा.com के CFO हैं और एक टैक्स एक्सपर्ट भी हैं। चलिए कुछ और दर्शकों से बात करते हैं। हमारे साथ फोन लाइन पर सुभाष हिलोड़े जी अब फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार, गुड इवनिंग सुभाष, बताइए क्या सवाल है आपका? सर मेरा एक सवाल है जी कि मैंने एक एजुकेशन लोन अवेल किया है और एजुकेशन लोन जो है इंडिया के लिए जाकर 2 इयर्स के लिए। ओके। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ MBA ये 1 ईयर के बाद मैंने इंस्टॉलमेंट पे करना स्टार्ट कर दिया। ऑलराइट। ओके। और जब मैंने डॉक्यूमेंट साइन किया था उस टाइम में मुझे EMI जो है 5775, ओके, मतलब 5700 जो कुछ उतना बोल रहे थे। ठीक है। और जब मैंने एक्चुअली EMI पे स्टार्ट कर दिया उसमें 12,000 बोल रहे थे वो। ओके, EMI आपकी जंप हो गई है। आपने बैंक से इस बारे में बात करी? और पहले बताइए आपने कहाँ से लोन लिया था ये? मैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ओके, बैंक ऑफ महाराष्ट्र से लिया था। और जैसे आपने बताया 2010 में 2 साल MBA आपने जब किया है तब आपने ये 5775 की EMI थी, लेकिन क्योंकि आपने कंप्लीशन करने के बाद पढ़ाई का उसके बाद पे करना शुरू किया, EMI में काफी भारी जंप है, ऑलमोस्ट डबल ही हो गई है, 6,000 से सीधे 12,000। एक्सपर्ट से जानते हैं कि ऐसा क्यों हुआ और आपके एग्रीमेंट में एग्जैक्टली क्या होना चाहिए था। बलवंत साहब, जैसा कि सुभाष ने बताया 5775 EMI डॉक्यूमेंट्स में लिखी थी, लेकिन जब उन्होंने एक्चुअली पे करना शुरू किया पढ़ाई के बाद तो EMI में काफी ज्यादा डिफरेंस देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हुआ है वो आप इनको समझाएं। देखिए पल्लवी, ऐसा है, सुभाष जी ने जो एजुकेशन लोन लिया है और ये बता रहे हैं कि उनकी EMI 5775 की जगह 12,000 हो गई है, तो उसके पीछे बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैं स्पेकुलेट कर सकता हूँ। एक तो जो इनका एजुकेशन लोन है वो फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे होगा, और फ्लोटिंग रेट में क्या होता है कि जब भी रेपो रेट बढ़ती है, बैंक की बेस रेट वगैरह बढ़ती है, तो आपका जो लोन है उसकी रेट भी बढ़ जाती है। तो आपको ये, और वो बैंक को राइट होता है, तो आपका जो लोन का एग्रीमेंट होगा वो आप चेक कर लीजिए उसमें क्या प्रोविजन है। इसके अलावा क्या होता है कि बैंक्स भी, जैसे आप अगर मोरेटोरियम पीरियड जो होता है एजुकेशन लोन का, उस दौरान आप लोन सर्विस करते हैं तो वो EMI आपकी कम रहती है। अभी जैसे मोरेटोरियम पीरियड के दौरान आपने अगर सपोज लोन सर्विस नहीं किया है तो जो मोरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो उस बैंक ने निश्चित रूप से आपके प्रिंसिपल अमाउंट पे जोड़ दिया होगा।
तो इंटरेस्ट जोड़ने के बाद में ये आपकी ईएमआई रिवर्क हुई है, मतलब जो आपने ओरिजिनल एजुकेशन लोन लिया है और जो मॉरेटोरियम पीरियड का जो इंटरेस्ट है वो दोनों जोड़ने के बाद में जब आपने रीपेमेंट शुरू किया तो नई ईएमआई वर्कआउट की होगी। और मेरे को लगता है यही कारण हो सकता है आपका ये जो इंटरेस्ट ऐड हो गया है प्रिंसिपल में। फिर भी आप जाके बैंक मैनेजर को अप्रोच कर दीजिए और उनसे आप समझ लीजिए कि ये वर्किंग कैसे 5775 से बढ़ के 12,000 कैसे हो गए, और मेरे को आपका ये जो लोन का शेड्यूल दे दीजिए तो आप उसको एक्सेल में भी डाल के चेक कर सकते हैं कि ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट वगैरह वो बराबर है और ये जो वर्किंग है, जो जितने टेन्योर के लिए आपने लोन लिया है उसके हिसाब से 12,000 की ईएमआई आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप किसी और से भी मदद लेके ये वेरीफाई करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सुभाष, उम्मीद है कि जिस तरह से बलवंत साहब ने बताया है सिंपल वर्ड्स में आपको थोड़ा सा क्लैरिटी यहाँ पर मिली होगी, लेकिन फिर भी जैसा हमारी एक्सपर्ट की भाई राय है कि आप अपने बैंक मैनेजर से जरूर बात करें और उनसे आप एक्सेल शीट में या जैसे कि हमारे एक्सपर्ट बता रहे हैं आप उनसे वर्कआउट किस तरह से किया है बैंक ने वो आप जान सकते हैं कि क्यों आपकी ईएमआई बढ़ी है, और साथ ही फ्लोटिंग रेट पर शायद आपने लिया है इसलिए भी ईएमआई में बढ़ोतरी देखने को मिली है। हमारे साथ अगले दर्शक है एमए खान, फोन लाइन पर मौजूद है। नमस्कार खान साहब, बताइए क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि अगर ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट होगी, ज्वाइंट फिक्स्ड डिपॉजिट होगा बैंक में, तो वो इनकम टैक्स पर्पज के लिए दोनों में डिवाइड होगा या इनकम इंटरेस्ट इनकम या नहीं होगा? ठीक है, बट आप फिक्स्ड डिपॉजिट्स की बात कर रहे हैं या फिर ज्वाइंट अकाउंट्स भी आपने खोले हुए हैं? ज्वाइंट अकाउंट है फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक के नाम पर। ऑलराइट, और जैसा आपने बताया था ये दो अकाउंट्स की आप बात करें, दो तरह इन्वेस्टमेंट, एक आपका बच्चों के साथ है और आपकी वाइफ को जो अमाउंट मिला है वो भी उन्होंने अपने बच्चों के साथ इन्वेस्ट किया है। ठीक है, जैसा आपकी मेल में हमारे पास डिटेल्स हैं, एक्सपर्ट से जानते हैं कि अब वो क्या सलाह देंगे और साथ ही पूरा ये टैक्स कैलकुलेशन किस तरह से हुआ है। बलवंत साहब बताइए। देखिए खान साहब, ऐसा है कि जो जिसका बैंक नॉर्मली जिसका फर्स्ट नाम होता है, जो फर्स्ट होल्डर होता है एफडी पे, उसके अकाउंट में क्रेडिट करता है, और जो टीडीएस वगैरह है वो भी उनके जो पैन नंबर है उससे मैप होगा। तो अगर आपने आपके, चूंकि आप बता रहे हैं जैसे कि आपने आपके बच्चों के नाम से ज्वाइंटली की है, परंतु चूंकि पैसा आपका है तो जो लीगली भी इन्वेस्टमेंट अगर आपका है तो ये आपकी इनकम में ही ऐड होगा, और क्योंकि आपका ये फर्स्ट नाम से किया है तो नेचुरली बैंक ने भी आपके ही खाते में इंटरेस्ट क्रेडिट किया, टीडीएस भी आपके खाते में डाला है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी इनकम टैक्स लाइबिलिटी इतनी ज्यादा नहीं हो तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आपके पास जो पैसा है उसमें से आप थोड़ा पैसा गिफ्ट कर दीजिए आपके बच्चों को, और वो जो एफडी है वो बच्चों के नाम से कर दीजिए, बच्चों का नाम पहला रहने दीजिए, तो वो उन बच्चों की इनकम गिनी जाएगी। परंतु एक बात मैं खान साहब बता दूंगा कि आप बताना चाहूंगा कि आप अगर एक बार गिफ्ट दे दिए तो वो जो पैसा है वो आपके बच्चों का हो जाएगा, उस पर फिर आपका हक नहीं रहेगा। तो ये डिसीजन लेने के पहले आप सोच लीजिए। ठीक है, और साथ ही जैसा कि मेल में हमें लगा था शायद आप ज्वाइंट अकाउंट की भी बात कर रहे हैं, उस पर भी थोड़ी इन्फॉर्मेशन आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अगले दर्शक है रमेश, उनका सवाल ईमेल के जरिए है, मैच्योरिटी पर टैक्स जानना चाह रहे हैं। एलआईसी का एक प्लान है, सुपर एनुएशन स्कीम, 20 साल बाद इनको करीब अमाउंट जो मिल रहा है 14.30 लाख के आसपास है। ये क्लैरिटी नहीं मिली है इनकी मेल से कि क्या मैच्योरिटी पर ये अमाउंट है या फिर अभी अगर विड्रॉ करते हैं कि नहीं। जैसा कि इनके मेल में मेंशन था कि कंपनी इस प्लान को, क्योंकि एलआईसी ऑलरेडी विड्रॉ कर चुकी है, मेल शायद थोड़ी पुरानी है लेकिन हमें अब रिसीव हुई है। जैसा कि इन्होंने बताया है कि अगर ये मैच्योरिटी से पहले रकम निकालेंगे, टैक्सेबिलिटी किस तरह से बनेगी और टैक्स फ्री कब होती है किसी भी पॉलिसी में, अगर आप एन्युटी प्लान्स में रकम निकालते हैं कितना % उसमें टैक्स फ्री होता है। बोलो सब इसे थोड़ा सा वर्कआउट करके आप बताएं। देखिए पल्लवी, ऐसा है कि जो मेरे पास में इंफॉर्मेशन है रमेश जी की, उनकी कंपनी को सुपर एन्युएशन पॉलिसी है एलआईसी की, उसमें कंट्रीब्यूट करती है और वो पॉलिसी शायद बंद हो रही है, तो एलआईसी ने सजेस्ट किया है कि वो पैसा दूसरी जगह स्विच करो, और दूसरा ऑप्शन दिया है कि आप पैसा विड्रॉ करना चाहें तो विड्रॉ कर सकते हैं। अब इनका प्रश्न रमेश जी का है कि अगर मैं विड्रॉ करूं तो क्या सिचुएशन रहेगी। तो सुपर एन्युएशन का जो पैसा है, अगर आप रिटायरमेंट के पहले अगर विड्रॉ करते हैं तो वो आपकी इनकम में गिना जाएगा और आपकी बाकी की जो इनकम है उसके साथ ऐड होगा, और जो रेट एप्लीकेबल होगी उसके हिसाब से, जो आपकी स्लैब रेट है उसके हिसाब से आपको टैक्स लगेगा। परंतु अगर आप रिटायरमेंट के पास बाद में अगर सुपर एन्युएशन का पैसा निकालते हैं या किसी की डेथ के बाद में उनके डिपेंडेंट को अगर वो सुपर एन्युएशन का पैसा मिलता है तो वो पूरी तरह से एग्जम्प्ट है। पर जहां तक पैसा निकालने की बात है, मेरा सुझाव रहेगा कि जो सुपर एन्युएशन का पैसा है वो रिटायरमेंट फंड कॉर्पस है, और आपको अगर एकदम जरूरत नहीं हो तो वो पैसा आप निकालिए नहीं, वो आपके
रिटायरमेंट के दिनों के लिए है और वो आपके रिटायरमेंट के लिए आपको वो पैसे को रहने देना चाहिए। हाँ, एक चीज और, क्योंकि हम एन्युटी प्लान्स की बात कर रहे हैं, इवन मैच्योरिटी पर भी जैसे कि एन्युटी प्लान्स का पूरा स्ट्रक्चर होता है, उसमें आप 2/3 रकम ही निकाल सकते हैं और बाकी की जो रकम है उसको आपको एन्युटी के तौर पर यानी पेंशन के तौर पर थोड़ा थोड़ा मिलता है। उसको आप कैसे समझाएंगे? उसमें टैक्सेबिलिटी किस तरह से, टैक्स फ्री जैसे हमने कहा 2/3 क्या कंप्लीटली टैक्स फ्री होगा या उसका कुछ इनकम आपकी जो स्लैब है उससे कुछ लेना देना है? बलवंत साहब। हाँ, पल्लवी, मैं बताना चाहूंगा कि आपका जो रिटायरमेंट पे जो आपको पैसा आप लेते हैं तो उसमें आप जो जितना आपको पेंशन इनवेरिएबली खरीदनी पड़ती है और कुछ 1/3 शायद है, 1/3 आप कमिट कर सकते हैं। तो जो 1/3 पैसा है वो कमिट करते हैं, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। परंतु जो पेंशन आपको मंथली आती है या क्वार्टरली जो भी आप इंटरवल चूज करते हैं वो आपकी इनकम में गिना जाएगा और वो अगर आपके एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड एन्युटी आ रही है तो आपकी सैलरी इनकम में गिना जाएगा और नहीं तो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगा। चलिए, उम्मीद है कि रमेश साहब इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और इन्होंने एक और चीज जो आपसे पूछी है बलवंत साहब, इसी प्लान से रिलेटेड। इन्होंने कहा कि अगर ये विड्रॉ नहीं करें, स्विच करें, तो क्या LIC का कोई और प्लान आप सजेस्ट कर सकते हैं जो इनको स्विच करके दूसरा प्लान जो कंपनी ऑफर कर रही है वो लें? मेरे हिसाब से जो कंपनी ऑफर कर रही है वही प्लान में स्विच कर देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो अगर ये अपना इंडिविजुअल प्लान अगर ऑप्ट करते हैं तो कंपनी शायद उस प्लान में फ्यूचर में कंट्रीब्यूट कर पाए नहीं कर पाए, क्योंकि ये ग्रुप सुपर एन्यूशन पॉलिसी होगी। तो जो कंपनी ऑफर कर रही है उसमें ही उनको ज्वाइन करना चाहिए। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है आपको राय मिल गई होगी। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। अपने दर्शकों को बताएं किस तरह से सवाल आपको भेजने हैं मनी गुरु में। आप हमें टैक्स लिखकर सवाल भेज सकते हैं 57575 पर। साथ ही हमारा ईमेल आईडी भी नोट करें moniguru@media.slgroup.com। याद रहे कि आप सवाल अगर ईमेल के जरिए भेज रहे हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर उसमें जरूर मेंशन करें, अदरवाइज हमारी टीम आपसे संपर्क कैसे करेगी और ईमेल के जरिए ही आपका सवाल हमें शामिल करना पड़ेगा। चलिए, जाइए मत, बलवंत साहब हमारे साथ बने हुए हैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए। जल्द लौटते हैं। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मनी गुरु। आखिरी सेगमेंट है, इसलिए एक सवाल हम ले रहे हैं मेल के जरिए। अंजू गुप्ता जी ने सवाल भेजा है दिल्ली से। इन्होंने लिखा है कि एक प्रॉपर्टी के बारे में जानना चाह रही हैं। करीब 16 लाख की प्रॉपर्टी थी और 26 लाख में बिकी है। यहाँ पर कंसर्न इनका होम लोन से लेकर भी है। बलवंत साहब, जैसा इन्होंने बताया है, जो रकम इन्हें मिली है, एक तो आपसे जानना चाहते हैं कैपिटल गेन्स किस तरह से कैलकुलेट होगा, जो शो की शुरुआत में भी हमने डिस्कस किया, और जो दूसरा पहलू वो ये कि इस रकम से अगर ये अपना होम लोन, एग्जिस्टिंग होम लोन चुकाती है, क्या तब इनको किस तरह की छूट मिल सकती है? नहीं, देखिए पल्लवी, ऐसा है कि मैं बताना चाहूंगा कि जो अन्नू जी को जो फ्लैट बेचने पर जो पैसा मिला है वो लोन रिपेमेंट, होम लोन रिपेमेंट करना चाहती है और जानना चाहती है कि उससे उनको कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेम्पशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो कैपिटल गेन टैक्स में एग्जेम्पशन आपको या तो घर में इन्वेस्ट करो या बॉन्ड में इन्वेस्ट करो तो ही मिलेगा। और घर में भी अगर घर बेच के आप घर में करना है तो आपको कैपिटल गेन इन्वेस्ट करना पड़ता है, और दूसरी कोई एसेट आप बेचेंगे तो आपको जितना सेल कंसिडरेशन है वो करना पड़ता है। दूसरा ऑप्शन आपका जो बॉन्ड्स हैं 54 EC के, उसमें जो 6 महीने के भीतर आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। इसके अलावा आप कहीं पे भी इन्वेस्ट नहीं कर सकते मतलब एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए। परंतु अगर आप चाहे तो होम लोन रीपेमेंट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, परंतु फिर आपको टैक्स भरना पड़ेगा जो 20% के हिसाब से। परंतु जैसे जो इन्वेस्टमेंट आपको सिर्फ कैपिटल गेन का ही करना है तो आप कैपिटल गेन जितना पैसा बॉन्ड में डाल दीजिए और बाकी का पैसा है उससे आप होम लोन का रीपेमेंट कर सकती है। चलिए अंजू, आपको एक बीच की राह दिखा दी है हमारे एक्सपर्ट ने। आप पार्शली जो भी आपको रकम मिली है बिक्री के बाद उसका कुछ हिस्सा आप होम लोन के रीपेमेंट में यूज कर सकती हैं और साथ ही जो रिमेनिंग हिस्सा है वो सेक्शन 54 के तहत आप उस पर टैक्स छूट भी ले पाएंगे। साथ ही कुछ बॉन्ड्स भी बताए थे हमारे एक्सपर्ट ने, वो भी आप कर सकती हैं, लेकिन उसमें ध्यान रहे कि 6 महीने के अंदर ही वो राशि आपको जमा करनी होगी। फिलहाल इतने ही सवाल आज शामिल कर पाएंगे। बलवंत साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज़ेबुज़ुम्स को अपना कीमती समय देने के लिए। आज हमने चर्चा की लोन्स पर, टैक्स के भी सवालों को हमने शामिल किया, लेकिन कल जब हम लौटेंगे तो हम लेकर आएंगे इंश्योरेंस स्पेशल। इंश्योरेंस से जुड़े हुए सवालों को आप पूछ सकते हैं। साथ ही थर्सडे का दिन रहेगा प्रॉपर्टी के नाम और फ्राइडे को हमारी खास पेशकश वुमेन स्पेशल देखना ना भूलें। आपको भी कोई सवाल भेजना है तो हमारा ईमेल आईडी नोट करें moniguru@media.slgroup.com, या फिर आप टैक्स से जुड़ा कोई सवाल एक्सपर्ट से पूछना चाहते हैं तो टैक्स लिखकर भेज सकते हैं उसे 57575 पर। फिलहाल मनी गुरु से इतना ही, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।